दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आपके कमेंट से है। आप एक बहुत सारे कमेंट मिले हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी हैं, तो उस सारे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। तो मैं आज उस सारे क्वेश्चन का मैं पूरा डिटेल में आंसर करने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो के स्किप किए बिना आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब पे जरूर कर लें। 15 अगस्त के मौके पे द अकाउंट्स आपको दे रहा है टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स के ऊपर अप टू 25% का डिस्काउंट। तो दोस्तों अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो इस भारी छूट का आप लाभ उठाएं और आज ही इस कोर्स में इनरोल करें। इस कोर्स में आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट और सैलरी को हाई करना चाहते हैं तो इस छूट का आप जरूर लाभ उठाएं। यह छूट केवल 15 अगस्त के मौके पे आपको दिया जा रहा है, तो देर ना करें, आज ही इस कोर्स में इनरोल करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सर अगर लास्ट 2 मंथ का आरसीएम रिटर्न में नहीं दिखाया है तो आगे क्या होगा? यह हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से शो कॉज का नोटिस आ जाए। कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर जो आरसीएम की जो लायबिलिटी होती है वो अनरजिस्टर्ड से होता है, और अगर अनरजिस्टर्ड से है तो जीएसटी के पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, राइट। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड डीलर से आरसीएम का कोई लायबिलिटी बनता है तो वो तो आपका 2B में रिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट ना। अगर आप उसे गलती से डिलीट भी कर देंगे तो आपके डेटाबेस से हट जाएगा, लेकिन जो कि जीएसटी का जो नेटवर्क है वहां से वो हटता नहीं है। तो देखा यह जाता है कि भैया आपके ऊपर जो आरसीएम की लायबिलिटी है उसे सेम मंथ में दिखाना है और उसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से करना है और सेम मंथ में आपको उसका आईटीसी भी क्लेम कर लेना है। लेकिन यहाँ पे आपसे छूट गया है या आपने नहीं दिखाया है तो याद रखिएगा, आपको इसे जीएसटीआर 3B का जब रिटर्न फाइल जब करोगे इसके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनेगी इसका पेमेंट हर हाल में करना है, और प्लस इसके साथ आपको 18% का इंटरेस्ट भी पे करना होगा। और अगर ये जीएसटी की तरफ से अगर आपको शो कॉज का नोटिस अगर आ जाता है तो याद रखिए यही आपका 18% आपका 28% में बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे एक सैड बॉय है, यहाँ पर उन्होंने ये कमेंट किया है, सोजा भाई आधा अधूरा इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे एक वीडियो का अपलोड किया था, जैसा कि थंबनेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इन सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना होगा, नहीं तो लगेगा पेनल्टी, ठीक है। ये हमारा आई थिंक 10 से 15 मिनट का ये वीडियो था। खैर अब यहाँ पे जो कि उनको जो डाउट है वो इस तरीके से यहाँ पर वो कमेंट में लिखते हैं कि लॉजिस्टिक के कंपनी अपना ट्रक रिपेयरिंग करवाएगी तो आईटीसी लेगी ही ना। जो कि ब्लॉक आईटीसी होता है, जो कि सेक्शन होता है 17 सब सेक्शन 5। इसकी मैं मोटी बात आपको बता दूं, वो ये कहता है कि भाई साहब अगर सेम बिजनेस नहीं है, सेम बिजनेस नहीं है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट। जैसे कि मान के चलो कि अगर आपने ट्रक वगैरह परचेज किया, आप अगर उसे रीसेल नहीं करते हो, आगे अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो, उस पर टैक्स को रिकवर नहीं करते हो तो आपको आईटीसी इस पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो कि लॉजिस्टिक कंपनी होती है वो वहां पे उसे यूज करते हैं, राइट ना। यूज करने का मतलब वो उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जब रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उस पर टैक्स की वो रिकवरी करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में लॉजिस्टिक कंपनी अगर ट्रक भी खरीदे तो भी उसे वहां पे उसका आईटीसी मिल जाएगा, प्लस उसके रिपेयरिंग प्लस उसके इंश्योरेंस के ऊपर भी उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट। चलिए अब यहां तक बात खत्म नहीं होते, एक हमारे और भाई साहब है जो कि उन्हें भी यहाँ पर ये डाउट लग रहा था, उन्होंने भी यहाँ पर प्यारा सा कमेंट किया है कि वही तो लॉजिस्टिक वाला आईटीसी लेगा ही, ऑफ कोर्स लेगा भाई। पर्सनल यूज कार एंड मोबाइल तो ठीक है। अब जैसे क्या है कि देखो, अगर आप मोटर कार व्हीकल वैसे भी परचेज करते हो, क्योंकि आपका ऑटोमोबाइल का बिजनेस नहीं है तो ये ब्लॉक आईटीसी में आ जाता है, राइट। भले ही कंपनी पर्पस के लिए आप उसे परचेज करते हैं, तो अगर आप सजेशन देंगे तो उसी तरीके से हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पे जो कि सारा फ्रस्ट्रेशन है हमारे सैड भाई ने निकाल ही लिया है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि
है इन लोगों का छोड़ो। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन तो आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं, और सोशल मीडिया पे तो और भी ये बहुत इजी हो गया है। किसी को बुरा भला कहना, किसी को टॉन्ट करना, किसी को अब्यूज करना। लेकिन जो भी कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ या हमारे जैसे जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत होती है। लेकिन अगर इस तरह का कमेंट अगर मिलता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि मैक्सिमम जो कि कमेंट होते हैं वो अच्छे कमेंट होते हैं। आप इसी चीज को दूसरे तरीके से भी आप कह सकते थे कि सर थोड़ा सा डिटेल में वीडियो, भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। तो खैर एनीवेज, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सर टैक्स ऑडिट में परचेज 2A से या 2B से लेना चाहिए। तो भाई साहब, आप अगर 2A 2B का अगर फर्क समझते हैं तो इसे समझना बहुत इजी है। 2B किस लिए है जीएसटी के पोर्टल पे? आपका आंसर होगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने ही के लिए है, राइट। अब बात रहती है कि टैक्स ऑडिट में अगर आपको परचेज का फिगर पकड़ना है तो ऑफ कोर्स आप 2A को पकड़ेंगे। उसका क्या वजह है कि 2A में हमेशा का डेटा रहता है और 2B में पर्टिकुलर उस महीने उस क्वार्टर का डेटा रहता है, ठीक है। तो मैं इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के मैं आपको बता दूं, 2A से आप अपने बुक्स में एंट्री लीजिए, बट मिलान आपको कहां से करना है? इनकम टैक्स के पोर्टल पे जा करके AIS, याद रखिएगा, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जा करके आपको परचेज प्लस सेल दोनों का डेटा वहीं से मैचिंग करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वर्क कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लैपटॉप या मोबाइल परचेज करने पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा है। भाई साहब, डिपार्टमेंट को जहां कुछ भी लगता है उनका काम ही है नोटिस देना, ठीक है ना। तो आप इससे पैनिक ना हो। अगर आपको रूल सही से पता है तो डिपार्टमेंट जा करके आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, राइट, कि किस लॉ के मुताबिक आपने आईटीसी को आपने क्लेम किया है। पहली बात तो मैं बता दूं, आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, लैपटॉप या मोबाइल परचेज करने पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्सनल अगर यूज हो गया तब तो ऐसे भी वो आईटीसी से बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पर्पस कंपनी को उसे यूज करना है तो आप उसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे भाई साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई हैव ए रेस्टोरेंट बिजनेस कैन आई टेक ए इनपुट ऑन माई कैपिटल गुड्स आइटम। अब देखो, कैपिटल गुड्स में कई सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे उन्होंने नाम को इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन हम कैपिटल गुड्स के डिफिनेशन को थोड़ा सा समझ जाते हैं। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? जो भी कंपनी को चलाने में हमारी हेल्प करता है, हमारा जो भी प्रोडक्शन है उसे प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। जस्ट लाइक अभी हमारा ये कंप्यूटर है, आपका ये लैपटॉप है, आपका ये मोबाइल है, आपका कोई मशीन हो सकता है जिससे कि आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे कंपनी को रन करने में हेल्प करती है, तो हम लोग उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं और हम लोग इसे कैपिटलाइज भी कहते हैं, यानी कि बैलेंस शीट के एसेट में दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि आप अगर रेस्टोरेंट से अगर बिलोंग करते हैं, आपने एक कॉफी बनाने का मशीन आपने परचेज कर लिया, राइट। अब आपको पता है कि इसका नियम क्या बोलता है अंडर जीएसटी। अगर आपने मशीन परचेज किया है, जब आप सेक्शन 42 एंड 43 को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उस सेक्शन के मुताबिक आपको यह समझ में आएगा कि अगर आपने कैपिटल गुड्स को परचेज किया है, और याद रखिएगा कोई भी हम लोग जब कैपिटल गुड्स को बाय करते हैं उसका जो लाइफ जो माना जाता है वो 5 साल, पहला बात। तो आप उसका आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि भाई साहब आप वो जो मशीन जो परचेज किया आप उससे क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर एग्जैम्प्टेड गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो आपको उस पर आईटीसी मिलेगा ही नहीं, शुरू में ही आईटीसी पूरा छोड़ दो, राइट। लेकिन अगर आप उससे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल गुड्स को बना करके आप अगर आगे सेल करते हो तो फिर आप उसका आईटीसी ले सकते हो। लेकिन कंडीशन ऐसा है कि अगर आप उस मशीन से एग्जैम्प्टेड गुड्स या फिर आप टैक्सेबल गुड्स दोनों बनाते हो तो फिर आपको इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। तो जितना आप टैक्सेबल बनाओगे उतना तो आईटीसी आपका रह जाएगा, जितना एग्जैम्प्टेड आप बनाओगे उतना आपको हर महीने या हर क्वार्टर में
आपको GSTR 3B में जाकर के वो उस RTC को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। सपोज एक्सपेंसेस पर्सनल है, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल हमारे भाई ने दिया है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लॉथ है, यहाँ पे मोबाइल है, ठीक है, तब उसका हेड रहेगा और बैलेंस शीट इंडिविजुअल की है। तो देखिए भाई साहब, ऐसा है कि सबसे पहली बात, कंपनी का प्रोप्राइटर हो या कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी वो बाय करता है वो ड्राइंग्स में जाता है। आप उसे पीएनएल में तो पहले दिखा नहीं सकते, वो एक्सपेंस है ही नहीं, उसे डिसअलाउ माना जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल। और दूसरी बात ये कि भाई पैसा तो आप के अकाउंट से ही निकला है, चाहे वो कैश के तौर से निकले, चाहे वो आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन से निकले, तो ऐसे हाल में आपको उसे ड्राइंग्स में ही दिखाना है, यानी कि जो भी डायरेक्टर है उसके कैपिटल से आपको लेस कर देना है। चलिए अब यहाँ पे आपका मल्टीपल सवाल है एआई को लेकर के, जो कि बहुत ही हम लोगों में घबराहट है, हम सभी पैनिक हो चुके हैं कि एआई आ गया है, अब तो हमारी छुट्टी होने वाली है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे कमेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे भाई साहब है संजीव कुमार जी, उन्होंने यहाँ पे लिखा एआई नौकरी लेगा कन्फर्म है, ठीक है। तो काफी यहाँ पे घबराहट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, मतलब सब जॉबलेस होंगे, जिस स्टूडेंट को एआई टूल्स आता है चलाना उसे जॉब है, यानी कि जिसे नहीं आता है, भाई हमें भी तो नहीं आता उतने अच्छे तरीके से, तो क्या मैं जॉबलेस हूं? तो नहीं, मैं आपको एक एक करके सबका भी आंसर मैं दूंगा। सर मुझे लगता है कि ये एआई अकाउंट्स की जॉब खा जाएगा। तो ओवरऑल इस तरह के कमेंट भरे पड़े हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किया। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हमें पैनिक नहीं होना है। एआई के आने से हमें और सुख सुविधा मिलने वाली है, राइट। हम काम को और अपने स्मूथ तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एआई अकाउंटेंट को रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। जिस तरीके से आज के तारीख में हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं, राइट, तो क्या पहले हम लोग मोबाइल को यूज करते थे? थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट में चले जाओ, डाकिया डाक आया, राइट, पहले डाकिया आता था, हम लोग लेटर को रिसीव करते थे। अब तो वो सब का क्रेज ही खत्म हो गया भाई साहब। आज के तारीख में आप कहीं भी दुनिया की किसी भी कोने में रहो, एक क्लिक पे हम टेलीफोनिक किया, हम लाइव एक दूसरे को देखते हैं। दुनिया अपग्रेड होती है, तो उसके साथ साथ हमें और आपको भी होना पड़ेगा। कि सर ये तो आपने एग्जांपल दे दिया, काम की बात कीजिए, यहाँ पर हमें तो लग रहा है कि हमारी जॉब खतरे में है। अरे भाई चलो ना एआई से ही पूछ लेते हैं। अब जैसे कि मैंने ही यहाँ पे चैट जीपीटी भाई साहब से मैंने पूछा क्या हम जॉबलेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हो। AI can replace some tasks performed by accountants, यानी कि जो भी आप टास्क करते हैं, जो भी आप एक्ट करते हो अकाउंट्स के फील्ड में, वो कुछ जो है वो रिप्लेस तो करेगा, लेकिन अकाउंटेंट को रिप्लेस नहीं करेगा भाई। अरे क्लिक करने वाले तो आदमी चाहिए, बोलने के लिए तो आदमी चाहिए कि नहीं? अच्छा जी, बट नॉट एंटायर प्रोफेशन, लेकिन वो सारे प्रोफेशन को वो चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ क्या है, AI कैन रिप्लेस और ऑटोमेट, वो रिप्लेस तो करेगा, लेकिन वो क्या चीज को वो रिप्लेस करने वाला है? जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डेटा एंट्री एंड बुक कीपिंग, आप ये और अच्छे तरीके से कर पाओगे, जो कि टैक्स का प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है वो और भी बेहतर तरीके से हो जाएगा, ऑडिटिंग ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शंस, फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। ये जितनी भी चीज यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पे दिए गए हैं, इसमें जो भी आपका टाइम टेकिंग लगता है या जो भी हम लोग मैनुअल करते हैं, हमें मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। आज के तारीख में एआई आपको इतना हेल्प कर रहा है कि अगर आपके पास से जेपीजी है या फिर पीडीएफ फाइल है, आप उसको सिर्फ वहां पे जो इंपोर्ट करते हो वो सारा का सारा विद इन्वेंट्री आपके वो टैली में उसका वो एंट्री ले लेता है। तो ये हमारे काम को और इजी कर रहा है ना भाई। अगर हम 10 एंट्री को चढ़ाते हैं या नंबर ऑफ आइटम उसमें अगर 50 है, तो सोचो आपको 50 एंट्री करने में कितना समय लगता है, लेकिन हमने उसका सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लिया, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया, एआई टूल की मदद से हम एक क्लिक पे हम उस एंट्री को अपने टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पूरा कंप्लीट 110% ऑथेंटिक नहीं होता है, कहीं न कहीं उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो उस कमी को कौन पूरा करेगा भाई साहब? हम यार आप पूरा करेंगे ना, तो हमें टेंशन नहीं लेना है। एआई सीखिए, एआई टूल को कैसे यूज करना उसे सीखिए, तो क्या होगा
जिस तरीके से आपका जमाना अपडेट हो रहा है उसी तरीके से अकाउंटेंट साहब आपको भी अपडेट होना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पेमेंट करना जरूरी है। तो भाई साहब जो भी आपका जो आउटपुट माइनस इनपुट होता है समायोजन के बाद जो कि आपके के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उसका भुगतान कहां से आप कीजिएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यानी कि नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पैसे को वहां पे ट्रांसफर कर देना है। जिस हेड में आपको करना पहले से भी कर सकते हो चालान को क्रिएट करके, चाहे वो SGST हो, CGST हो या फिर आपका IGST हो, आप पहले से पैसा वहां पर जमा करके रख दो। जब जब आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनेगी या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मामला होगा तो आप वहां से पैसे को निकाल लेना, यानी कि ऑफसेट में बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आपको इसलिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है ऑफसेट करने के बाद वो वहीं से आपको देना पड़ता है। ठीक, चलिए कि सर GSTR1 में एक पर्सन की इनवॉइस गलत अपलोड हो गई है, B2B में एक्चुअल वो B2C इनवॉइस है, क्या इसका अमेंडमेंट हो सकता है? अरे भाई साहब हम लोग इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, टेंशन नहीं लेना रे बाबा। आज के तारीख में क्या है, GSTR1A आपको दिया गया है, राइट तो आप सेम मंथ में आप उसे अमेंड कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके साथ भी जितने भी ऑडियंस हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो सेम मंथ में आप इसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, जो कि वहां पे आपका दिया गया है एक न्यू रिटर्न GSTR1A। B2B में चला गया है, कोई बात नहीं, GSTR1A में आपको क्या कर देना है, B2B को रिवर्स कर देना है, यानी कि आपको क्रेडिट नोट इशू कर देना है। और फिर जब क्रेडिट नोट आप इशू कर दोगे वही GSTR1A में आप B2C में इनवॉइस को दिखा देना। तो क्या हो गया, जो भी GSTR1 में आपको B2B में गलती से चला गया था आपने 1A में इसे सुधार कर लिया, तो सेम मंथ में आप इसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। परचेज रिटर्न डेबिट नोट का ITC किस कॉलम में रिवर्स होगा, परमानेंट और टेम्परेरी। जब भी आप जो परचेज करते हो आपको पता है GSTR2B में आपका सारा परचेज आता है, परचेज के साथ साथ वहां पे आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट प्लस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का भी इंपैक्ट वहां पे दिखता है। तो वही उसका नेट फिगर उठ के GSTR3B के ऑल अदर ITC में जाता है। कहां जाता है, ऑल अदर ITC, वो नेट फिगर, ना ही वो आपका परमानेंट में जाता है और ना ही आपका वो टेम्परेरी वाले लेस वाले रिवर्स में जाता है। वो आपके ऑल अदर ITC में लेस हो करके ही नेट ITC वहां पे पहुंचता है। कि सर अगर 4 सेक्शन है, जैसे कि आपका 94I है, 94C, 94J, 94H, सबका TDS एक साथ डिपॉजिट हो सकता है या अलग करके जमा करवाना पड़ेगा। भाई साहब ऐसा है कि अभी तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे ऐसा वहां पे फिल्टर नहीं दिया गया है कि हम वहां पर मल्टीपल सेक्शन को हम ऐड कर सके। आप वन टाइम में एक सेक्शन के अगेंस्ट में एक ही चलाना बना सकते हैं। इन शॉर्ट 194A का अलग पेमेंट होगा, C का अलग, J का अलग और 94H का अलग होगा। तो दोस्तों ये आपके कुछ कमेंट थे जो कि मैंने शॉर्टलिस्टेड किए, मैंने इसका रिप्लाई किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सही सही इसका रिप्लाई मिला होगा। दूसरे वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में आप जरूर लिखें, और अगर कुछ आपके क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट में लिखें। मैं कोशिश करूंगा उसे रिप्लाई करने का या उससे संबंधित आपका वीडियो बनाने का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।